सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 12 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में किसने बुकर पुरस्कार 2025 को जीत लिया है। तो सही उत्तर होगा डेविड स्लेजेले। तो हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं डेविड स्लेजेले, जिन्होंने अपने उपन्यास फ्लैश के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार जीत लिया है। इनके उपन्यास का नाम है फ्लैश और लेखक हैं डेविड स्लेजेले। ये पुरस्कार पाने वाले वो हंगेरियन मूल के पहले व्यक्ति बन गए हैं, तो इनका नाम ध्यान रखना है। अच्छा, वैसे एक भारतीय का नाम हमने अभी और पढ़ा था, किरण देसाई। इनकी बुक है लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, और इसको भी अभी बुकर पुरस्कार 2025 के फाइनल्स में चुना गया था, पर ये जीत नहीं पाई, लेकिन फाइनल्स तक ही पहुंच गई थी। तो वैसे ये बुक का नाम जरूर ध्यान रख लेना। किरण देसाई लेखक है और बुक का नाम था लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। वैसे किरण देसाई इससे पहले भी एक बार बुकर पुरस्कार जीत चुकी हैं 2006 में, उनकी बुक इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। तो अभी 2025 का हमें ध्यान रखना है डेविड स्लेजेले, उनकी बुक है फ्लैश। अब ये मैंने आपके सामने पूरा चार्ट लगा दिया है, जहाँ पे आप बुकर पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बीच में आराम से पूरा अंतर जान सकेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं बुकर पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना होती है 1969 में। और याद रखना, ये अंग्रेजी में, मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यासों को, और वो पब्लिश किए गए हों यूके या आयरलैंड में, तो उन्हीं को दिया जाता है। मतलब इसमें अनुवादित ट्रांसलेटेड उपन्यास नहीं चलते हैं। ट्रांसलेटेड आपके चलते हैं कहाँ पे? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में। और बुकर में मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में ही लिखे गए हों और यूके या आयरलैंड में वो प्रकाशित हों। और अभी तक ये इतने 4 भारतीयों को दिया जा चुका है, सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय, किरण देसाई जो मैंने आपको बताया, और अरविंद अडिगा। और अभी हमने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 भी पढ़ा था। ये किसे दिया गया? बानू मुश्ताक को, उनके उपन्यास हार्ट लैम्प के लिए, जो मूल रूप से तो कन्नड़ भाषा का है। और आप कह सकते हो ये कन्नड़ भाषा का पहला उपन्यास है जिसे ये पुरस्कार मिला। इसको ट्रांसलेट किया था दीपा भाष्टी ने, तो ट्रांसलेटर का नाम भी याद रखना, ठीक है। और आज जो बुकर पुरस्कार हमने देखा किसने जीता? डेविड स्लेजेले, उनके उपन्यास का नाम है फ्लैश, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मंगलयान 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा वर्ष 2030 तक। तो मंगलयान 2 या मार्स ऑर्बिटर मिशन 2, ये भारत का मंगलयान के बाद मंगल ग्रह के लिए दूसरा मिशन होगा। और मंगलयान फर्स्ट जो था, इसे आपको पता है 2013 में 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट से? PSLV C-25 से। और इसे मंगल यानी कि मार्स की परिक्रमा करने के लिए लॉन्च किया गया था। मतलब कि ये एक केवल ऑर्बिटर मिशन था जो उसका चक्कर लगाता है। और ये पॉइंट भी मैं आपको बता दूं कि मंगल पर अपने पहले ही प्रयास में पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना था, जो पहली ही बार में सफल हो गया था। और अभी इसरो ने मंगलयान 2 मिशन की भी घोषणा कर दी है, जो हम लॉन्च करेंगे 2030 में। और इस बार ये केवल ऑर्बिटर मिशन नहीं होगा, इस बार हम मंगल की सतह पर उतरेंगे। तो लैंडर का नाम क्या होगा, रोवर का नाम क्या होगा, ये अभी नहीं बताया गया। अभी सिर्फ इतना बताया गया कि 2030 में हम लॉन्च करेंगे। आगे जब भी बताएंगे तो मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। आपको पता है किस करेंसी के नोट पे मंगलयान का चित्र अंकित हुआ था? तो 2000 रुपए के नोट पे मंगलयान का चित्र था। और मंगल ग्रह के 2 सैटेलाइट्स, जो नेचुरल सैटेलाइट्स उपग्रह है, उनके नाम याद रखना, फोबोस है और डिमोस है। और जो एस्टेरॉइड बेल्ट है वो किन 2 ग्रहों के बीच में है? एक तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में है। बाकी इसरो की बात करें तो इसरो स्थापना होती 1969 में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर बेंगलुरु। चेयरमैन है वी नारायणन, 11वें नंबर के। मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अभी भारत और अमेरिका ने मिलकर के निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया था, भारत से ही लॉन्च किया था। इसका मतलब हो गया नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। और किस रॉकेट से? GSLV F-16 से। और जो इसरो ने प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, किससे? PSLV C-59 से। और हमारा जो 99 नंबर का जो मिशन था इसरो का, वो था स्पेडेक्स मिशन, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। PSLV C-60 से लॉन्च किया था। और हमारा जो 100 नंबर का, 100 नंबर का जो मिशन था, वो याद रखना, उससे हमने NVS-02 उपग्रह को लॉन्च किया था। ये हमारा नेविगेशन सिस्टम है। किससे? GSLV F-15 से।
और हमारा जो 101वें नंबर का 101 नंबर का लॉन्चिंग था वो हमारा फेल हो गया था। उसमें हमने PSLV C61 रॉकेट का इस्तेमाल किया था और अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 09 को लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में दूसरा WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहां पर होगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2025 की हम बात कर रहे हैं। 17 से लेके 19 दिसंबर तक ये होगा कहां पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा और इसका आयोजन कर रहा है WHO और हमारा आयुष मंत्रालय। और थीम है संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास, ये इसकी थीम है। आप जानते हो वैसे हमारे आयुष मंत्री कौन है? प्रताप राव जाधव। और इस सम्मेलन के आयोजन करने का उद्देश्य है ट्रेडिशनल चिकित्सा, ट्रेडिशनल मेडिसिन के तरीकों को ग्लोबल हेल्थ सिस्टम में जोड़ना। बाकी WHO की बात करें अगर, तो स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, हेड है टेड्रोस अधानोम। और WHO ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल किस देश में शुरू किया? युगांडा। WHO ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहां पर आयोजित की? भारत में, नई दिल्ली में। अमेरिका और अर्जेंटीना ये WHO से अलग हो चुके हैं। भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस यानी कि एलिफेंटियासिस या हाथी पांव बोल दो इसको खत्म करने का लक्ष्य रखा। कब तक? 2027। WHO ने वायु अनुकूल शहर के रूप में किसे मान्यता दी? कोझिकोड, केरल को। WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश बना सुरीनाम। और सेनेगल देश को WHO के द्वारा ट्रैकोमा फ्री देश घोषित किया गया। हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन पर WHO IRCH कार्यशाला कहां पर आयोजित की गई? भारत में। भारत में भी कहां? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। WHO ने किसे रुबेला मुक्त घोषित किया? नेपाल को। और वैसे भारत का लक्ष्य क्या है? खसरा रुबेला मुक्त होने का 2026 का है। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में नोंगरेम फेस्टिवल कहां पर मनाया गया? तो आंसर होगा मेघालय में। तो नोंगरेम उत्सव ये मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय में जो खासी जनजाति है उनके द्वारा इसको मनाया जाता है। 5 दिनों तक चलता है। ये एक तरह का वार्षिक धार्मिक उत्सव है। हर साल मनाया जाता है आमतौर पर नवंबर के महीने में। ठीक है, तो नोंगरेम फेस्टिवल मेघालय का है। किस जनजाति के द्वारा? खासी जनजाति के द्वारा। अभी हमने पढ़ा भी था एक 100 ड्रम फेस्टिवल या वांगला महोत्सव आप कह दो, ये भी मेघालय में ही मनाया गया था गारो जनजाति के द्वारा। मुख्य रूप से आप देखोगे मेघालय में 3 तरह की पहाड़ियां और उन्हीं के नाम पे 3 तरह की जनजाति आपको मिलेगी, गारो, खासी, जैंतिया। तो नोंगरेम फेस्टिवल तो खासी का हो गया और वांगला महोत्सव या 100 ड्रम फेस्टिवल गारो जनजाति का हो गया। इसके अलावा कुछ और फेस्टिवल्स भी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, अगर पूछे जदिया स्वामी फेस्टिवल मनाया जाता है कहाँ पे? तमिलनाडु में। ये बडगा समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। पर्पल फेस्ट 2025 अभी तीसरा एडिशन हुआ था नई दिल्ली में, दिव्यांग जनों के लिए है और उद्घाटन किया था अभी राष्ट्रपति जी ने। शिग्मो फेस्टिवल का आयोजन हुआ गोवा में, 15 दिनों तक चला। भारत रंग महोत्सव 2025 नई दिल्ली में, ये विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच महोत्सव है। थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु, खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल लद्दाख, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय, विशु त्योहार केरल, नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल 2025 मिजोरम, माधवपुर मेला गुजरात के पोरबंदर में, सरहुल महोत्सव झारखंड, जात्रा महोत्सव त्रिपुरा, गरिया पूजा महोत्सव त्रिपुरा, त्रिशूर पुरम उत्सव केरल, खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर और राष्ट्र बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है, तो ये सारे 15-16 फेस्टिवल्स हैं, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 नवंबर को। तो हर साल 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिन स्वतंत्र भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनके जन्मदिन को मनाया जाता है, यानी कि 11 नवंबर को। 11 नवंबर यानी कि 11 नवंबर को पहली बार 2008 में मनाया गया था और इन्हें भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान भी मिल चुका है। कब मिला था? 1992 1992 में मरणोपरांत मिला था। ये तो याद रखना, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हो गया। एक तरह से अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी होता है, इंटरनेशनल एजुकेशन डे, वो 24 जनवरी को होता है। और उसकी थीम भी थी AI और शिक्षा स्वचालन की दुनिया में मानव एजेंसी का संरक्षण। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोनों मैंने आपको बता दिए। वैसे अगर अभी देखें नवंबर में कौन कौन से दिवस हमने मनाए, तो देखो
1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे था, 3 नवंबर को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे, 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, 7 नवंबर और 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस नेशनल लीगल सर्विस डे के रूप में मनाया, और अभी ये 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच मित्र शक्ति 2025 अभ्यास का आयोजन हो रहा है? तो आंसर होगा श्रीलंका। मित्र शक्ति अभ्यास की हम बात कर रहे हैं। 2025 में ये 11वां एडिशन है जो ये हो रहा है भारत और श्रीलंका के बीच में। अभी 10 नवंबर को शुरू हो गया, 23 नवंबर तक ये चलेगा। कहाँ पर हो रहा है? तो बेलगावी कर्नाटक में स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में इसका आयोजन किया जा रहा है, और भारत की राजपूत रेजिमेंट ने इसमें हिस्सा लिया है। अब यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको श्रीलंका लेकर के चलता हूँ क्योंकि श्रीलंका के साथ में हमने ये एक्सरसाइज किया। तो ये रहा मैप में श्रीलंका। देखो इसकी 2 कैपिटल मिलेगी। जो इसकी कमर्शियल कैपिटल है कोलंबो, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे हो गई, करेंसी है श्रीलंकन रुपी, प्रेसिडेंट है अनुराग कुमार दिस्सानायके और प्रधानमंत्री है हरिनी अमरसूर्या। इसके साथ हम मित्र शक्ति एक्सरसाइज करते हैं, स्लाइनेक्स अभ्यास करते हैं, दोस्ती एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन उसमें भारत श्रीलंका के अलावा मालदीव भी होता है। आप देखोगे ये भारत है, ये श्रीलंका के है, और इसी के बीच में आपको पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मध्य भी मिलेगा। बाकी मैंने आपको कहा मैं एक्सरसाइज रिवाइज कराऊंगा, तो आ जाओ। अभी सी ड्रैगन एक्सरसाइज की अगर हम बात करेंगे, ये एक तरह का बहुपक्षीय अभ्यास है, बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं। आयोजन इसका अमेरिका ने किया था, पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम तट पर भारत ने भी हिस्सा लिया। डेजर्ट हंट अभ्यास इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया जोधपुर राजस्थान में। खंजर अभ्यास भारत किर्गिस्तान के बीच में हुआ बिश्केक किर्गिस्तान में। वरुण अभ्यास भारत फ्रांस के बीच में हुआ अरब सागर में। कॉर्पेट और बोंगो सागर अभ्यास भारत बांग्लादेश के बीच में हुआ बंगाल की खाड़ी में। धर्मागार्जन अभ्यास भारत जापान के बीच में हुआ जापान में। अक्कीमे अभ्यास एक तरह का नेवल एक्सरसाइज है, पहली बार हुआ भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच में हिंद महासागर में। भारत और तंजानिया ने मिलकर के इसका आयोजन किया था। प्रचंड प्रहार अभ्यास हमारी तीनों सेनाओं ने आयोजन किया इसका अरुणाचल प्रदेश में। और इंदिरा अभ्यास ये नेवल एक्सरसाइज वाला बता रहा हूँ। अब ये थल सेना अभ्यास भी हुआ। तो ये जो नेवल वाला है होता तो ये भारत और रूस के बीच में है, लेकिन ये जो नेवल एक्सरसाइज हुआ था ये चेन्नई तट पर और बंगाल की खाड़ी में हुआ था। इनक्योस अभ्यास ग्रीस ने आयोजन किया था, ग्रीस में ही भारत ने हिस्सा लिया। जामाता एक्सरसाइज भारत और जापान के कोस्ट गार्ड्स के बीच में हुआ था चेन्नई में। सिम्बेक्स अभ्यास भारत सिंगापुर के बीच में हुआ सिंगापुर में। जैपेड एक्सरसाइज इसका आयोजन रशिया में हुआ था, रशिया और बेलारूस ने मिलकर किया। स्लाइनेक्स अभ्यास भारत श्रीलंका के बीच में कोलंबो श्रीलंका में। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ मेघालय के उमरी में। आज हमने जो पढ़ा है वो मित्र है, ये है मैत्री, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ब्राइट स्टार अभ्यास इसका आयोजन इजिप्ट ने किया था, इजिप्ट में ही। युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका के बीच में हुआ, अलास्का अमेरिका। और ये इंदिरा अभ्यास, इंदिरा याद रखना भारत और रशिया के बीच में हुआ था, लेकिन ये जो है ये आर्मी एक्सरसाइज है इन दोनों के बीच में, ये बीकानेर राजस्थान में हुआ था। ठीक है, और अभी जो पीछे मैंने आपको बताया था वो नेवल एक्सरसाइज था, दोनों इसी साल हुए, तो दोनों ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अ सिक्स्थ ऑफ ह्यूमैनिटी इंडिपेंडेंट इंडियाज डेवलपमेंट ओडेसी, इस बुक को किसने लिखा? तो 2 जनों ने लिखा है, अरविंद सुब्रमण्यम और देवेश कपूर ने। तो बुक का नाम तो याद रखना, अ सिक्स्थ ऑफ ह्यूमैनिटी इंडिपेंडेंट इंडियाज डेवलपमेंट ओडेसी, और इसको लिखा है अरविंद सुब्रमण्यम और देवेश कपूर ने। तो इस किताब में भारत के डेवलपमेंट की हिस्ट्री दी गई है। इस किताब में बताया गया कि किस तरह भारत ने इकोनॉमी और सोसाइटी का डेवलपमेंट किया है। तो बुक का नाम और ऑथर का नाम याद रखेंगे। कुछ और बुक्स मैं आपको रिवाइज कराऊं तो एक बुक आई थी जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, इसको लिखा कंचन चक्रवर्ती ने। प्रोजेक्ट नन्ही कली पर आधारित कॉफी टेबल बुक, इसका नाम है मे अ मिलियन बड ब्लूम, लॉन्च किया था आनंद महिंद्रा ने, इसको तैयार किया नित्या मनोज कुमार ने। मदर मेरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय ने लिखा। द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ को अमित त्रिपाठी ने। ऑपरेशन सिंदूर, इसको लिखा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों। डिफरेंट बट नो लेस, अनुपम खेर ने। द पान, कश्मीर के संघर्ष की कहानियां, इप्सिता चक्रवर्ती ने। और किरण देसाई की जो बुक थी जिसको अभी बुकर प्राइज 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, वैसे इन्होंने ये पुरस्कार जीता नहीं, लेकिन बुक फाइनल तक पहुंची और न्यूज में है तो ध्यान रखना। द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। विंग्स ऑफ वेलोर, स्वप्निल पांडे ने। अबाउ एंड बियॉन्ड को लिखा शिव कुमार मोहंका ने।
तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में किसे 2025 के पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मेलानिया ट्रंप को। तो अमेरिका की पहली महिला, यानी कि जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी वाइफ है मेलानिया ट्रंप, और इन्हीं को भी 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्यों किया गया? तो उनकी मानवीय पहलों, डिजिटल सुरक्षा में योगदान और अंतर्राष्ट्रीय शांति और बाल संरक्षण के प्रयासों के लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया। कौन देता है? फॉक्स नेशन 2019 से दिया जा रहा है। और ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो समाज में सेवा, साहस और नवाचार के माध्यम से देशभक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो इस साल का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलानिया ट्रम्प को दिया गया। कुछ और अवार्ड्स देखो। अभी मोदी जी को किस देश में की टू द सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अर्जेंटीना। 2025 का पेन पेंटर पुरस्कार दिया गया सूडानी स्कॉटिश लेखिका हैं लीला अबुलेला। संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 ब्रेंडा रेनॉल्ड्स जो कनाडा से हैं और केनेडी ओडेडे जो केन्या से हैं। सुहानी शाह बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नितिन गडकरी को। खाद्य एवं शांति के लिए एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता बने प्रोफेसर एडेमोला एडेनले, नाइजीरिया से हैं, इंपॉर्टेंट है। और यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इक्वेटर प्राइज 2025 दिया बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो कर्नाटक से हैं। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया प्रेमचंद पुख रामबम को, मणिपुर के मूर्तिकार हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 ये कुमार मंगलम बिरला को। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 के लिए दिया गया साधु भद्रेश दास को, संस्कृत विद्वान है, उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में स्मार्ट एक्सोम एप्लीकेशन को किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा असम। तो स्मार्ट एक्सोम एप्लीकेशन को अभी असम राज्य में लॉन्च किया गया। इसे असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा डेवलप किया गया है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य है असम में डिजास्टर मैनेजमेंट को बेहतर बनाना। तो ये जो एप्लीकेशन है ये असम के लोगों को रियल टाइम में डिजास्टर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होगी, जो भी अलर्ट होगी और जो भी रिलीफ से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन होगी वो प्रोवाइड करेगी या उन्हें इस एप्लीकेशन पे मिलेगी। और इस एप्लीकेशन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटीज़ के बीच कोऑर्डिनेशन भी आसान होगा। बाकी कुछ और एप्लीकेशन पोर्टल से संबंधित प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। देखो, अभी सभासार वेब पोर्टल को लॉन्च किया था पंचायती राज मंत्रालय ने, और प्रेस रजिस्ट्रार जनरल है योगेश बावेजा, इन्होंने प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया था। प्रतिभा सेतु पोर्टल को यूपीएससी ने, आदिवाणी एप्लीकेशन को जनजातीय मंत्रालय ने, ये भारत का पहला एआई आधारित ट्रांसलेटर है। उम्मीद पोर्टल अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने। असम में भारत का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल लॉन्च हुआ। कपास किसान एप्लीकेशन को कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया। भारतीय पहल को लॉन्च किया एपिडा ने। और रेरा पोर्टल आवास व शहरी मामलों के मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी ने। इंडिया मार्केट एक्सेस पोर्टल को सेबी ने। ज्ञान भारतम पोर्टल को लॉन्च किया प्रधानमंत्री मोदी ने। और एम्स दिल्ली ने नेवर अलोन नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया। द्रव्य पोर्टल को आयुष मंत्रालय ने, मोदी जी के द्वारा मुंबई में मुंबई वन एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया और ये भारत का पहला इंटीग्रेटेड मोबिलिटी एप्लीकेशन है। अब ये तो एप्लीकेशन पोर्टल की हमने बात कर ली, लेकिन यहाँ पे हमारी बात हुई थी प्रश्न में असम की, तो असम भी लेकर के चलता हूँ। ये रहा मैप में असम। कैपिटल दिसपुर हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। राजकीय पशु एक सिंग वाला गेंडा हो गया। पक्षी है व्हाइट विंग वुड डक। वृक्ष है होलोंग। पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड। फल है काजी नींबू। लोक नृत्य यहाँ के बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया, भोर हो गया। शास्त्रीय नृत्य हो गया सतरिया। त्योहार में बात करोगे, बिहू महोत्सव हो गया, वांचुआ महोत्सव हो गया, बेखो महोत्सव हो गया। असम का 7वां नेशनल पार्क कौन सा है? देहिंग पटकई नेशनल पार्क है। और रायमोना नेशनल पार्क है यहाँ पे, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखुवा और औरंग नेशनल पार्क। भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ पर खोजा गया? डिगबोई असम में। भारत का सबसे लंबा पुल आपको मिलेगा असम में ही। सबसे लंबा नदी पुल बोलिए आप, भूपेन हजारिका डोलो सादिया पुल भी कहते हैं। लंबाई ये 9.15 किलोमीटर, लोहित नदी पर है ये। और स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 शुरू किया असम ने। विभव तालुकदार जो कि असम से हैं, अभी हैरी मेसेल पुरस्कार दिया गया था आईयूसीएन के द्वारा। ये सारे 2025 के करंट अफेयर्स हैं असम से रिलेटेड। असम में ब्रह्मपुत्र नदी है और इसी की सहायक नदी है कुल्सी नदी। और इसी नदी में विश्व में पहली बार सैटेलाइट के द्वारा गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग की गई थी।
नॉर्थ ईस्ट का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल कहाँ पर खुला? असम में। डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट ये आपको मिलेगा गुवाहाटी में, गोपीनाथ बारडोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ये आपको मिलेगा असम में। 2027 तक असम की दूसरी राजधानी कौन सी होगी? डिब्रूगढ़। तेजपुर राज्य की सांस्कृतिक राजधानी होगी। और आईआईटी गुवाहाटी सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर डेवलप करने के लिए समझौता किया था आईआईटी गुवाहाटी के साथ। सिमोलू महोत्सव मनाया गया असम में। झुमोर बिनंदिनी महोत्सव, झुमुर नृत्य महोत्सव भी बोलते हैं असम में। एलिये लिगोंग उत्सव असम में मनाया गया था मिसिंग जनजाति के द्वारा। असम सरकार ने जगी रोड में बनने वाले इलेक्ट्रिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा जी के नाम पे रखा था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में NCLAT इसके चेयरमैन का कार्यकाल अभी जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया गया, उनका नाम बताइए। तो आंसर होगा अशोक भूषण। NCLAT मतलब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो जस्टिस अशोक भूषण जो कि इसके चेयरमैन है, 2021 में ये इसके चेयरमैन बने थे और अभी जुलाई 2026 तक के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात करें, ये स्थापित हुआ था 1 जून 2016 में। और आप कह सकते हो कॉरपोरेट लॉ से जुड़े मुद्दों के लिए ये एक तरह का अपीलेट बॉडी है, अपील करने के लिए एक बॉडी है। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बनाया गया था और इसके अध्यक्ष अशोक भूषण हैं, जिनका कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया। तो एक तरह से अपॉइंटमेंट वाला ही प्रश्न हो गया, कार्यकाल बढ़ गया लेकिन अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न हो गया। तो कुछ अपॉइंटमेंट्स में आपको और रिवाइज करवाऊं। अभी बार्क इंडिया के अध्यक्ष बने थे गौरव बनर्जी। बार्क मतलब हो गया ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस सतीश कुलचा। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष बने अजय सिंह, लगातार तीसरी बार। भारत में अमेरिकी राजदूत एम्बेसडर बने सर्जियो गौर। प्रधानमंत्री जी के उपराष्ट्र सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह बने। और फसाई के नए CEO रजित पुन्हानी। न्यू डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट राजीव रंजन सिंह। भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ एसोसिएशन ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अध्यक्ष श्रीनिवासन स्वामी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के प्रेसिडेंट विटोल्डा बाका और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासंघ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया एनालेना बैरबॉक को, जर्मनी से है। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बने उर्जित पटेल। 29वीं महालेखा नियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी थी अभी TCA कल्याणी। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के नए CMD बने थे भूपेंद्र गुप्ता। खनन मंत्रालय के नए सचिव बने पीयूष गोयल और देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने थे अभी CP राधाकृष्णन जी, तो तमिलनाडु से हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये सब। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप में शेयर करके। इसको लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर करना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, किस राज्य में पहले तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण स्वाहिद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? असम। गरीबी उन्मूलन के लिए भारत की प्रमुख पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को अपनाने की घोषणा भी किस देश ने की? इथोपिया। और 100 अरब डॉलर के कुल कारोबार को पार करने वाला भारत का पहला सरकारी बैंक बन गया है SBI। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया गया? 9 नवंबर को। और भारत का वो एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल कौन सा है जिसे IUCN के द्वारा गुड रेटिंग दी गई? कंचनजंगा नेशनल पार्क। वांगला महोत्सव मनाया गया मेघालय में। WTA फाइनल्स 2025 का खिताब जीत लिया है एलिना रैबकिना, कजाकिस्तान से है। और अभी नवंबर में COP 30 का आयोजन ये कहाँ पर हो रहा है? तो आंसर होगा बेलम, ब्राजील में। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा की है डेनमार्क ने। और आखिरी प्रश्न है कि सक्षम टीम के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली दिव्यांग तीरंदाज ये कौन बनी है? तो आंसर होगा शीतल देवी। बाकी चलो कल का भी हम होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, एक बुक है केयरलेस पीपल, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है सारा विलियम ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।